हेलो दोस्तों। तो बहुत बहुत इंतजार के बाद हम एक नई सीरीज लेकर आए हैं और ये सीरीज है हमारी आईआरडीए सर्टिफिकेशन के ऊपर। आप सभी को पता ही है कि बैंक में या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अगर हम लोग लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस के अगर प्रोडक्ट्स बेचते हैं तो उसके लिए आईआरडीए का सर्टिफिकेशन होना बहुत बहुत मैंडेटरी है। ये आईआरडीए की भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। तो इसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं आज। तो फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस है वो आज हम लेंगे, जिसको हम बोलते हैं एस पी आई आर डी सर्टिफिकेशन मॉक टेस्ट सीरीज, तो पार्ट वन। तो लीजिए पहला क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। विच ऑफ द विच अमंग द फॉलोइंग इज द रेगुलेटर फॉर द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। इसका मतलब है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री इंडिया में जो है उसको कौन रेगुलेट करता है। तो इसके ऑप्शंस हैं इंश्योरेंस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आईआरडीए इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो देखिए इसका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर है। इसका रेगुलेटरी अथॉरिटी जो इंडिया में है वो है आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये हमारा आंसर हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क। तो देखिए एक बहुत सिंपल डेफिनेशन पूछा है कि प्राइमरी बर्डन ऑफ रिस्क क्या होता है और सेकेंडरी रिस्क बर्डन ऑफ रिस्क क्या होता है। तो इसमें ऑप्शन देखिए, बिजनेस इंटरप्शन कॉस्ट, गुड डैमेज कॉस्ट, setting aside reserve as a provision for meeting potential losses in future, fourth hospitalization cost as a result of heart attack। तो देखिए इसका हम पहले आपको एक्सप्लेन करेंगे प्राइमरी बर्डन ऑफ रिस्क क्या होता है। प्राइमरी बर्डन ऑफ रिस्क कंसिस्ट ऑफ losses that are actually suffered by household and business unit as a result of pure risk event, and these losses are often direct and measurable and can easily be compensated by the insurance। इसका मतलब हुआ कि जो डायरेक्ट कोई लॉस हो सकता है हमें किसी के अर्निंग मेंबर की वजह से या किसी बिजनेस यूनिट के लॉस पे, वो जो डायरेक्ट बर्डन ऑफ रिस्क होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी बर्डन ऑफ रिस्क। अब देखिए सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क क्या होता है। सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क कंसिस्ट ऑफ cost and strain that one has to bear merely from the fact that one is exposed to a loss of situation। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर फैमिली में कोई प्राइमरी ब्रेड अर्निंग मेंबर है, सिर्फ ये सोचने से या ये एक स्ट्रेन या एक कॉस्ट कि अगर वो नहीं रहेगा तो फैमिली का क्या होगा, फैमिली को रन कैसे करेंगे, इसको बोलते हैं सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क। इवन इफ द सैड इवेंट डजंट अकर, ऐसा भी हो सकता है कि सेकेंड इवेंट जिसके बारे में सोचा जा रहा है वो हो ही नहीं, इवन देन दीज बर्डन हैव टू बी बोर्न। तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क। तो देखिए अब हमारे पास इसमें ऑप्शन है थर्ड, सेटिंग असाइड रिजर्व एज ए प्रोविजन फॉर मीटिंग पोटेंशियल लॉसेज इन फ्यूचर। तो मान लीजिए मैं हूं, मुझे भी कोई किसी भी तरह का लाइफ कवर है या सपोज नहीं है, या मेरे ऊपर रिस्क है कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो मेरी फैमिली कैसे चलेगी। अब उसकी जगह पर मैं एक अलग से हर महीने अपनी सैलरी से या अपने बिजनेस से एक अलग से रिजर्व सेट असाइड कर जाता हूँ, ताकि कभी कोई फ्यूचर में ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी होती है, ऐसा कोई लॉस हो जाता है तो वो रिजर्व काम आएगी। तो ये इसी को सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क बोलते हैं। तो हमारा आंसर हुआ थर्ड, सेटिंग असाइड रिजर्व एज ए प्रोविजन ऑफ मीटिंग पोटेंशियल लॉसेस इन फ्यूचर, कि हम फ्यूचर लॉसेस को सोच के ही कुछ जो रिजर्व है पोर्शन उसको हम डेली अलग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ रिस्क ट्रांसफर। ऐसा कौन सा मेथड है जिसकी वजह से हम रिस्क को ट्रांसफर कर सकते हैं। बैंक एफडी, इंश्योरेंस, इक्विटी शेयर, रियल एस्टेट। तो देखिए इंश्योरेंस ही एक ऐसा फैक्टर है, यहाँ वेक्टर है, जिसकी वजह से हम रिस्क को ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे? किसी फैमिली में कोई फैमिली मेंबर है जो अर्न कर रहा है और फैमिली कंप्लीटली उसी पे डिपेंडेंट है, अगर उसकी लाइफ को कुछ हो जाता है या उसकी कोई डेथ हो जाती है तो फैमिली को रिस्क हो जाता है कि फैमिली रन कैसे करेगी। तो अगर वही बंदा अगर इंश्योरेंस कवर ले लेता है और अगर उसकी फिर डेथ हो जाती है तो वो इंश्योरेंस कंपनी उस फैमिली को, जो नॉमिनेशन है जिसको नॉमिनी है, वो एक पूरा कवर देती है जिससे फैमिली आगे रन कर सकती है। तो रिस्क ट्रांसफर किससे कर सकते हैं? इंश्योरेंस के थ्रू ही हम एक रिस्क ट्रांसफर कर सकते हैं। इंडिविजुअल के पास रिस्क तब तक है जब तक वो इंश्योरेंस नहीं लेता, और जैसे ही वो इंश्योरेंस ले जाता है तो वो उसका एक प्रीमियम पेमेंट करता है, और वो जो रिस्क ट्रांसफर होता है फाइनेंशियल रिस्क, वो एक तरह से इंश्योरेंस कंपनी बियर करती है। विच अमंग द फॉलोइंग इज मेथड ऑफ रिस्क ट्रांसफर इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग सिनेरियोज वारंट्स इंश्योरेंस। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें एक मैंडेटरी इंश्योरेंस होना चाहिए। तो ऑप्शन वन, सोल ब्रेड विनर ऑफ ए फैमिली माइट डाई अनटाइमली। सेकंड, ए पर्सन में लूज हिज वॉलेट, स्टॉक प्राइसेस में फॉल ड्रेस्टिकली, ए हाउस में लूज
वैल्यू ड्यू टू नेचुरल वियर एंड टियर। तो देखिए इंश्योरेंस कब क्या होता है, अनटाइमली अनप्रिडिक्टेबल लॉस के ऊपर ही होता है। अब इसमें देखिए ऑप्शन 1 है हमारे पास, सोल ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली माइट डाई अनटाइमली। जो ब्रेड अर्निंग मेंबर है, अगर वो अनटाइमली उसकी डेथ हो जाती है, तो इसीलिए डेफिनेटली वो रिस्क अवॉइड करने के लिए इंश्योरेंस कवर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब वैलिड लूज हो जाता है पर्सन से, एक बहुत टेम्परेरी लॉस है जिसको इमीडिएटली फुलफिल किया जा सकता है। स्टॉक प्राइसेस का कोई इंश्योरेंस नहीं हो सकता, वो फॉल कर सकते हैं। हाउस में लूज वैल्यू नेचुरल वियर एंड टियर है, वो ऑटोमेटिकली होता ही होता है। तो इंश्योरेंस की जो रिक्वायरमेंट पड़ती है वो कब पड़ती है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें सोल ब्रेड विनर ऑफ ए फैमिली माइट डाई अनटाइमली, तो उस केस में इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस स्कीम इज रन बाय इंश्योरर एंड नॉट स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट। देखिए इसमें कौन किस तरह की स्कीम्स है जो कि रन बाय एन इंश्योरर एंड नॉट स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट। तो देखिए इसके अंदर इसका आंसर है जन आरोग्य। जन आरोग्य इंश्योरेंस स्कीम इज रन बाय एन इंश्योरर एंड नॉट स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट। अदरवाइज आप एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ईएसआई और क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है, जबकि जन आरोग्य है वो एक अपने पर्टिकुलर इंश्योरर के द्वारा रन की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस्क ट्रांसफर थ्रू रिस्क पुलिंग इज कॉल्ड सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, रिस्क मिटिगेशन। तो देखिए रिस्क ट्रांसफर थ्रू रिस्क पुलिंग इसको बोलते हैं इंश्योरेंस। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं कैसे। एक पूल पे मान लीजिए थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैं, वो क्या करते हैं, एक पूल बनाते हैं और पूल में सभी पैसा इकट्ठा करते हैं और एक कॉर्पस बनाते हैं जिसमें सभी कंट्रीब्यूट करते हैं। और इंश्योरेंस आया यहीं से था, और फिर जब जब जो जो किसी को लॉस हो जाता है तो उस पूल में से वो लॉसेस से बाकी सभी लोगों का जिसका लॉस हुआ है उसको कंपनसेट कर दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड इंश्योरेंस। तो आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे, रिस्क ट्रांसफर थ्रू रिस्क पूलिंग इज कॉल्ड इंश्योरेंस। द measures to reduce chances of occurrence of risk are known as risk retention, loss prevention, risk transfer, risk avoidance। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द measures to reduce the chances of occurrence of risk, कोई ऐसा मेथड जिससे हम किसी रिस्क को होने के चांसेस को कम कर सकें, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लॉस प्रिवेंशन। बिकॉज यहां पर हम कहावत भी पढ़ते हैं ना, बहुत इजीली हमने काफी बार सुना है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो देखिए अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। रिस्क रिडक्शन इन्वॉल्व्स रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी एंड साइज ऑफ लॉसेस थ्रू वन और मोर मेथड ऑफ एजुकेटिंग, ट्रेनिंग और फायर ड्रिल फॉर द एम्प्लॉइज। More examples just like educating children to avoid junk food, making environmental changes such as improving physical conditions, installing burglar or fire alarms or extinguishers। ये इस तरह के मेजर्स हैं जनरली जो कि हमारे पास किसी भी रिस्क को करने को रिड्यूस करने को रिस्क को रिड्यूस करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं लॉस प्रिवेंशन। बाय ट्रांसफरिंग रिस्क टू इंश्योरर इट बिकम्स पॉसिबल टू बिकम केयरलेस अबाउट द असेट्स, दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर हमने ट्रांसफर कर दिया रिस्क इंश्योरर को, वो फाइनेंशियल लॉस बियर करेगा, इट डजंट मीन दैट वी बिकम केयरलेस अबाउट अवर एसेट्स। देन टू मेक मनी फ्रॉम इंश्योरेंस इन द इवेंट ऑफ लॉस, इंश्योरेंस का कभी भी ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि उससे हम कोई लॉस हो जाता है तो इंश्योरेंस से हम उसको मनी को बना पाए। एंड देन टू इग्नोर द पोटेंशियल रिस्क फॉर अवर असेट्स, ये भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज हम कोई रिस्क को भी असेट्स को अवॉइड नहीं कर सकते। बट फोर्थ देखिए इसमें, टू एंजॉय पीस ऑफ माइंड एंड प्लान्स वंस बिजनेस मोर इफेक्टिवली, दिस इज राइट। क्योंकि जब अगर हमने कोई रिस्क ट्रांसफर कर दिया, हमने इंश्योरेंस ले लिया, तो फिर उसके ऊपर क्या होता है, वो फाइनेंशियल रिस्क उस कंपनी बियर करती है, इंश्योरर बियर करता है। तो इसका आंसर हमारा टू एंजॉय पीस ऑफ माइंड एंड प्लान्स बिजनेस मोर इफेक्टिवली। जब आप अपनी फाइनेंशियल रिस्क ट्रांसफर कर देते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी, तो आप एक पीस ऑफ जो माइंड है वो एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओरिजिन्स ऑफ मॉडर्न इंश्योरेंस बिजनेस कैन बी ट्रेस्ड टू। मॉडर्न इंश्योरेंस का डेवलपमेंट कहां से हुआ? इसके ऑप्शंस हैं बोटमरी, लॉयड्स, रॉड्स, मल्होत्रा कमेटी। देखिए इसका आंसर है लॉयड्स। लॉयड्स में क्या होता था, जो ओरिजिन ऑफ मॉडर्न कमर्शियल इंश्योरेंस इज प्रैक्टिस्ड टुडे कैन बी ट्रेस्ड टू लॉयड्स कॉफी हाउस इन लंदन। ये कॉफी हाउस था जहाँ के बिजनेसमैन और ट्रेडर्स है वहां पर एक साथ इकट्ठा होते थे, और वहां पर वो क्या करते थे कि काफी जो शिप में अपना उनका बिजनेस और शिपमेंट जाती थी, तो उसमें काफी लोगों का सी की वेव्स की वजह से या डेकोइट्स की वजह से काफी लोगों को नुकसान हो जाता था। तो वो सभी लोग पूल करते थे, और पूल करने में जो पैसा इकट्ठा होता था
और जब जब जिसको लॉस हो जाता था तो वो उसको वहां से कंपनसेट कर देते थे। और ये सब होता था लॉयड कॉफी हाउस इन लंदन। तो वो ट्रेडर्स जो मिलके एक साथ पूल करना और फिर जिसका लॉस हो गया उसको उसके के थ्रू कंपनसेट कर देना, उस जो पूल में अमाउंट इकट्ठा होता था। उसी से वहां से ही हमारे एक मॉडर्न इंश्योरेंस बिजनेस हुआ, उसका डेवलपमेंट और वहां से स्टार्ट हुआ। तो लॉयड्स हमारा आंसर हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंश्योरेंस कॉन्टेक्स्ट रिस्क रिटेंशन इंडिकेट्स ए सिचुएशन वेयर। देखिए क्वेश्चन में ही आंसर है इसका, रिस्क रिटेंशन। ये कौन सी सिचुएशन है जहां पर सपोज मान लीजिए मुझे अपना रिस्क रिटेंशन कर लिया, इट मींस मैंने अपने आप में डिसाइड कर लिया कि दैट आई विल बियर द रिस्क एंड इफेक्ट्स। तो देखिए इसके ऑप्शंस क्या क्या हुआ है। पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और डैमेज इज नॉट देयर, लॉस प्रोड्यूसिंग इवेंट हैज नो वैल्यू, प्रॉपर्टी इज कवर्ड बाय इंश्योरर, एंड वन डिसाइडेड टू बियर द रिस्क एंड इट्स अफेक्ट। तो देखिए इसका आंसर हुआ फोर्थ, वन डिसाइड टू बियर द रिस्क एंड इट इफेक्ट्स। रिस्क रिटेंशन मैंने अपने आप एज एन इंडिविजुअल मैंने रिस्क को अपने पास ही रिटेन कर लिया। वन डिसाइड्स टू बियर द रिस्क एंड इफेक्ट्स, आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल बियर द रिस्क और इसका इफेक्ट भी। इट मींस रिटेंशन का मतलब हुआ वन डिसाइड्स टू बियर द रिस्क एंड इट इफेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इंश्योरेंस प्रोटेक्ट्स द असेट्स, गलत है। इंश्योरेंस प्रिवेंट्स इट्स लॉसेस, दिस इज आल्सो रॉन्ग। इंश्योरेंस रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, दिस इज आल्सो रॉन्ग। इंश्योरेंस पेज व्हेन देयर इज अ लॉस ऑफ असेट्स। देखिए इंश्योरेंस किसी भी चीज को रोक नहीं सकता, लॉस को नहीं रोक सकता, असेट्स को नहीं रोक सकता। इंश्योरेंस क्या कर सकता है, व्हेन देयर इज अ डैमेज, देयर इज अ लॉस ऑफ असेट्स, देन इंश्योरेंस कैन मेक द पेमेंट्स इन ऑन द बिहाफ ऑफ दैट लॉस व्हिच हैज ऑलरेडी हैपेंड। देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है 12th, आउट ऑफ 400 हाउस, 400 घर हैं, ईच वैल्यूड एट 20,000 रुपीज है। ऑन एन एवरेज 4 हाउसेज गेट बर्न एवरी ईयर रिजल्टिंग इन ए कंबाइंड लॉस ऑफ 80,000। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि कंबाइंड लॉस होता है, 4 घर जल जाते हैं तो एक घर की वैल्यू है 20,000 रुपए, और 4 घर जलते हैं तो कंबाइंड लॉस हुआ 80,000। अब इस तरह से करना है और ये पता नहीं कि कौन सा घर जलेगा कौन सा नहीं, और सभी के सभी अगर घर ये डिसाइड कर लें कि हम एक पूल कर लेते हैं और सभी लोग मिलकर पैसा इकट्ठा करेंगे और जिसका भी डैमेज होगा उसको पेमेंट कर दी जाएगी। व्हाट शुड बी द एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच हाउस ओनर टू मेक द गुड ऑफ हिज लॉस। तो टोटल लॉस कितना हुआ 80,000 रुपीज। घर कितने हुए हमारे पास 400। तो सिंपल सी बात है 80,000 को अगर हम 400 से डिवाइड कर दें तो 200 रुपीज आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने 400 घर हैं वो 200-200 रुपए कलेक्ट करेंगे और 80,000 रुपीज इकट्ठे हो जाएंगे। और जब जो कह रहे हैं कि ऑन एन एवरेज 4 हाउसेस बर्न हो जाते हैं तो जिनका भी वो लॉस हो गया उन 80,000 को उनमें से इक्वली बांट दिया जाएगा। तो ये इस तरह से वो मॉडर्न इंश्योरेंस जो था उसका कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इंश्योरेंस इज ए मेथड ऑफ शेयरिंग द लॉसेस ऑफ फ्यू बाय मैनी। Insurance is a method of transferring the risk of an individual to another individual. This is wrong. Insurance is a method of sharing the losses of many by a few. This is also wrong. Insurance is a method of transferring the gains of few to the many. देखिए इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि बहुत सारे लोग एक पूल में इकट्ठा होते हैं, सब लोग शेयर करते हैं, और जहां जिन थोड़े से लोगों का अगर कोई लॉस हो जाता है तो वो काफी सारे लोग जिन्होंने मिलकर एक पूल बनाया होता है वो उनसे उनको कंपनसेट कर देते हैं। तो हमारा सिंपल सा इसका आंसर हुआ, इंश्योरेंस इज ए मेथड ऑफ शेयरिंग द लॉसेज ऑफ ए फ्यू बाय मैनी। तो कुछ लोगों का लॉस हो गया और जब बहुत सारे लोगों ने मिलकर पैसा इकट्ठा किया था तो जिस जिसका जब लॉस होगा उसको उस पूल से कंपनसेट कर दिया जाएगा। Hence is a method of sharing the losses of a few by many people. Next question है, why do insurer arrange for survey and inspection of the property before acceptance of a risk? इसका मतलब हुआ कि अगर कोई प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस होना है तो जो इंश्योरर है वो सर्वे क्यों करता है, प्रॉपर्टी को चेक क्यों करता है। देखिए इसके आंसर जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं, टू असेस द रिस्क ऑफ रेटिंग पर्पस, टू फाइंड आउट द इंश्योर्ड परचेज द प्रॉपर्टी, to find out whether insurer have also inspected the property, to find out whether the neighboring property also can be insured। तो देखिए जब भी इंश्योरर किसी प्रॉपर्टी को असेस करता है तो वो इसलिए असेस करता है उसके रिस्क के लिए कि उस प्रॉपर्टी को रिस्क कितना है जिसको वो इंश्योर कर रहा है, ताकि उसके बेसिस के ऊपर उसका प्रीमियम दिया जा सके कि कितना प्रीमियम
एक इंडिविजुअल को पेमेंट करना पड़ेगा। तो उसका मतलब होता है टू असेस द रिस्क ऑफ रेटिंग पर्पस। देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी का सर्वे करते हैं, अगर आपने इंश्योरेंस टर्म प्लान में भी सुना होगा तो उसमें मेडिकल इंश्योरेंस के लिए मेडिकल टेस्ट होते हैं। तो मेडिकल टेस्ट के लिए भी क्या होता है, इंडिविजुअल की रिस्क रेटिंग के पर्पज से होता है। तो प्रॉपर्टी में भी रिस्क रेटिंग के पर्पज से ही उसकी प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इंश्योरेंस। तो ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था। शेयरिंग द लॉसेज ऑफ मैनी बाई ए फ्यू, रॉन्ग। शेयरिंग द लॉसेज ऑफ फ्यू बाई मैनी, दिस इज राइट। वन शेयरिंग द लॉसेज ऑफ फ्यू, दिस इज रॉन्ग। शेयरिंग ऑफ लॉसेज थ्रू सब्सिडी, दिस इज आल्सो रॉन्ग। वही जो हमने बताया था कि बहुत सारे लोग मिलकर एक पूल को इकट्ठा करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, और जब कुछ लोगों का लॉसेज हो जाता है तो वो उसमें से उस लॉस को बियर करता है। इंश्योरेंस कंपनीज भी यही करती है कि अपने बहुत सारे कस्टमर्स के साथ में पूल बनाती है, और जब थोड़े से कस्टमर्स का लॉस हो जाता है तो वो बहुत सारे कस्टमर्स से जो पैसा इकट्ठा पूल में इकट्ठा किया होता है, वहां से जो थोड़े से जो क्लाइंट्स होते हैं जिनको लॉसेज होता है, वो उनके साथ से उनको कंपनसेट कर दिया जाता है। हेंस दिस इज शेयरिंग ऑफ द लॉसेज ऑफ फ्यू बाय मैनी। व्हाट इज मीन्ड बाय द कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका मतलब थोड़ा बहुत सेल्स रिलेटेड से है कि कस्टमर का लाइफ टाइम वैल्यू का क्या मतलब हुआ। तो इसका ऑप्शन सम ऑफ कॉस्ट इनकर्ड व्हाइल सर्विंग द कस्टमर ओवर हिज लाइफ टाइम, दिस इज रॉन्ग। रैंक गिवन टू द कस्टमर बेस्ड ऑन बिजनेस जनरेटेड, दिस इज आल्सो रॉन्ग। कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू क्या होती है, ये थर्ड ऑप्शन है विच इज करेक्ट। सम ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट दैट कैन बी अचीव्ड बाय बिल्डिंग ए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द कस्टमर। अगर एक कस्टमर के साथ अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखेंगे तो उससे पूरी लाइफ जब तक कस्टमर साथ है उससे साथ में क्या बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, उसी को हम बोलते हैं कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। एक कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू, कस्टमर को एक मैंने इस तरह से बनाया कि वो लाइफ टाइम मेरे साथ है, तो उससे जो भी हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे एज एन एजेंट, एज एन ब्रोकर, उसको हम बोलते हैं कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू। एंड फोर्थ ऑप्शन इज मैक्सिमम इंश्योरेंस दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द कस्टमर। तो हमारा आंसर हुआ थर्ड, सम ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स दैट कैन बी अचीव्ड बाय बिल्डिंग ए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द कस्टमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सिनेरियो वेयर द डिबेट ऑन द नीड फॉर इंश्योरेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। एक ऐसा सिनेरियो जिसमें इंश्योरेंस की कोई रिक्वायरमेंट के बारे में डिबेट ही ना हो। तो देखिए प्रॉपर्टी इंश्योरेंस ये इंडिविजुअल के ऊपर है, वो करे या ना करे, तो डिबेट इज रिक्वायर्ड। सम कैन से यस करना चाहिए, फ्यू कैन से कि नहीं करना चाहिए। बिजनेस लायबिलिटी इंश्योरेंस अगेन डिपेंड अपॉन इंडिविजुअल, कोई कुछ लोग बोलेंगे करना फायदेमंद है, कुछ लोग बोलेंगे नहीं है, तो अगेन डिबेटेबल है। थर्ड, मोटर इंश्योरेंस ऑफ फॉर थर्ड पार्टी लायबिलिटी, देखिए ये डिबेटेबल नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट की साइड से मैंडेटरी है कि जब भी आपके पास अगर कोई मोटर व्हीकल है तो आपको उसमें थर्ड पार्टी की लायबिलिटी का इंश्योरेंस होना मैंडेटरी है। फोर्थ, फायर इंश्योरेंस, तो ये भी डिबेटेबल है बिकॉज आई कैन से इट्स रिक्वायर्ड, सम पीपल से इट विल नॉट बी रिक्वायर्ड। अभी देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए लास्ट में, इन इंडिया मोटर इंश्योरेंस अगेंस्ट थर्ड पार्टी इज कंपल्सरी अंडर द लॉ। तो जब ये अंडर द लॉ ही अप्लीकेबल है और मैंडेटरी है, in that case debate about whether one needs insurance or not is irrelevant. As per Consumer Protection Act 1986, who cannot be classified as a consumer? देखिए कंज्यूमर में सिंपल डेफिनेशन बता देता हूं, वही है जो उसको किसी भी प्रोडक्ट को, सर्विसेज को लास्ट मिनट के लिए अपने सेल्फ कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज करे, वही कस्टमर बोलते हैं, जिसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर। तो देखिए इसका ऑप्शन फर्स्ट, हायर गुड्स और सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज, तो दिस इज राइट। ए पर्सन हु बाइज गुड्स फॉर द रीसेल पर्पस, दिस इज नॉट राइट। तो हेंस आंसर इज सेकंड, बिकॉज ए पर्सन बाइज द गुड्स फॉर रीसेल पर्पस। थर्ड, बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन यूज देम, तो मैंने बताया कि जो इसमें जो कंज्यूमर होगा वो लास्ट यूजर होगा, कंज्यूम करेगा, अपने लिए कंसिडर करेगा, यूज द सर्विसेज ऑफ अनदर फॉर ए कंसिडरेशन। तो सर्विसेज में भी अगर अपने लिए कंसिडर करेगा तो डेफिनेटली वो भी एज ए कंज्यूमर ट्रीट होगा। हेंस आंसर इज सेकंड, ए पर्सन हु बाइज द गुड्स फॉर रीसेल पर्पस। व्हाट डज नॉट गो ऑन टू मेक ए हेल्दी रिलेशनशिप। तो देखिए कस्टमर के साथ हेल्दी रिलेशनशिप बनाने के लिए क्या चीज है जो कि उसके अगेंस्ट में जा सकती है, अट्रैक्शन, ट्रस्ट, कम्युनिकेशन, स्केप्टिज्म। तो हम स्केप्टिज्म की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है डाउट। तो अगर हमें किसी पर भी डाउट है, अगर हमें अपने कस्टमर्स पे डाउट है तो, और या कस्टमर को हम पर डाउट है, तो वो एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं होगी। हेंस आंसर इज स्केप्टिज्म। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ एन एक्टिव लिसनिंग। ये भी कस्टमर रिलेशनशिप पर ही डिपेंडेंट है इसका आंसर, कि कौन सा एक ऐसा वेक्टर है जो कि एलिमेंट नहीं है एक्टिव लिसनिंग का। पेइंग गुड अटेंशन, बीइंग एक्सट्रीमली जजमेंटल, एम्पैथेटिक लिसनिंग,
एंड रिस्पॉन्डिंग अप्रोप्रिएटली। तो देखिए जो बीइंग एक्सट्रीमली जजमेंटल, जजमेंटल का क्या मतलब क्या हुआ कि अगर किसी के कंक्लूजन पे हम डायरेक्टली पहुंच जाए विदाउट इवन लिसनिंग टू ए क्लाइंट। जजमेंटल इज ए नेगेटिव वर्ड टू डिस्क्राइब समवन हु ऑफन रशेस टू जजमेंट विदाउट रीजन। जो अपने आप से विदाउट लॉजिक और विदाउट सुने किसी की अगर वो जजमेंटल हो जाता है, किसी कंक्लूजन पर पहुंच जाता है, तो उसको बोलते हैं बीइंग एक्सट्रीमली जजमेंटल। तो ये एक एक्टिव लिसनिंग का पार्ट नहीं है, बिकॉज एक्टिव लिसनिंग में आपको सामने वाले को ठीक से सुनना है, आपको जजमेंटल नहीं होना। ऐसा नहीं होना कि उसकी बात सुनने से पहले ही आप किसी जजमेंट पर पहुंच जाएं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एथिकल बिहेवियर। इसके ऑप्शन है मेकिंग एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स टू अनेबल टू द क्लाइंट टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, दिस इज करेक्ट। मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ ए क्लाइंट बिजनेस एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यस ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियली मेंटेन हो। प्लेसिंग सेल्फ इंटरेस्ट अहेड ऑफ क्लाइंट इंटरेस्ट, देखिए ये एक एथिकल बिहेवियर नहीं है, क्योंकि जब भी हम क्लाइंट से बात करते हैं, क्लाइंट्स को समझते हैं, क्लाइंट्स के लिए कुछ प्रोडक्ट बताते हैं, तो उसमें क्लाइंट का इंटरेस्ट सबसे पहले आना चाहिए, ना कि सेल्फ इंटरेस्ट आना चाहिए। हेंस आंसर इज थर्ड, प्लेसिंग सेल्फ इंटरेस्ट अहेड ऑफ क्लाइंट्स इंटरेस्ट इज नॉट ए एथिकल बिहेवियर। डैश इज नॉट ए टेंजिबल गुड। देखिए हाउस टेंजिबल गुड है, उसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इंश्योरेंस इज नॉट ए टेंजिबल प्रोडक्ट बिकॉज वी कांट टच एन इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट को डेफिनेटली ऑफ कोर्स टच कर सकते हैं, बट वो टेंजिबल, या हम इंश्योरेंस को बोल रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स को नहीं बोल रहे। तो इंश्योरेंस इज नॉट ए टेंजिबल गुड। मोबाइल फोन, यस इट्स ए टेंजिबल, वी कैन टच, वी कैन फील। पेयर ऑफ जीन्स, यस आल्सो टेंजिबल, वी कैन टच एंड फील। तो जिस भी प्रोडक्ट को हम टच और फील कर पाए उसी को हम टेंजिबल गुड बोलते हैं। इंश्योरेंस को हम टच नहीं कर सकते, इट्स ए कॉन्ट्रैक्ट, तो इसको, इसके डॉक्यूमेंट्स को कर सकते हैं बट इंश्योरेंस को नहीं कर सकते, इसलिए इट्स नॉट ए टेंजिबल गुड। आंसर इज इंश्योरेंस। डैश इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ सर्विस क्वालिटी। क्लेवरनेस, रिलायबिलिटी, एम्पैथी, रिस्पॉन्सिवनेस। तो देखिए बहुत सिंपल है क्लेवरनेस। कोई भी एजेंट है, कोई ब्रोकर है, कोई अपने क्लाइंट्स को अगर कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विसेज बेच रहा है, तो उसको क्लेवरनेस नहीं होना चाहिए। क्लेवरनेस इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ सर्विस क्वालिटी। बाकी देखिए रिलायबिलिटी होना चाहिए, एम्पैथी होना चाहिए टुवर्ड्स कस्टमर, रिस्पॉन्सिवनेस होना चाहिए। क्लेवरनेस अगर कोई भी दिखाता है तो वो गड़बड़ हो जाता है और क्लाइंट के रिलेशनशिप का सर्विस क्वालिटी खराब हो जाता है। इन इंडिया डैश इंश्योरेंस इज मैंडेटरी। तो देखिए हमने लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि थर्ड पार्टी जो मोटर है, मोटर थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस इज मैंडेटरी। इसीलिए उसको बोलते हैं कि उसमें उसको करना या नहीं करना उसमें डिबेट भी नहीं है, बिकॉज दिस इज मैंडेटरी। अगर आप कोई मोटर व्हीकल अगर आप ऑन कर रहे हैं तो ये आपको मोटर थर्ड पार्टी लायबिलिटी होना मैंडेटरी है। तो इसमें देखिए ऑप्शन मोटर थर्ड पार्टी लायबिलिटी, फायर इंश्योरेंस फॉर द हाउसेस, ट्रेवल इंश्योरेंस फॉर डोमेस्टिक ट्रेवल, पर्सनल एक्सीडेंट। तो लास्ट के 3 आपकी चॉइस है, बट मोटर थर्ड पार्टी लायबिलिटी मैंडेटरी है। तो गाइस आज के इसमें आईआरडी सर्टिफिकेशन टेस्ट सीरीज का फर्स्ट एपिसोड में आज यहीं तक। इस सीरीज के अगले टेस्ट और वीडियोस आती रहेंगी, उनको देखना मत भूलिएगा। आप अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज को, जानने वालों को उसको चैनल को प्लीज रेफर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दीज वीडियोस। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।